हम लोग ये फिजिक्स के पार्ट 2 का 11वां चैप्टर कर रहे थे, कौन सा, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इसमें हमने कल तक जो है, कल के वीडियो में हमने क्या कर लिया था, नाभिक के आकार का आकलन कर लिया था। ठीक है, नाभिक के आकार के आकलन के लिए सूत्र हमने जो है प्राप्त कर लिया था, है ना। और स्वर्णपत्र नाभिक के लिए जो है हमने उसके R0 का मान ज्ञात किया था। आज हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज की जो हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये हमारा इस चैप्टर से हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये अपना मॉडल कौन से प्रयोग के आधार पर दे रहे हैं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। ठीक है, रदरफोर्ड जो है अपना मॉडल किस प्रकीर्णन के आधार पर दे रहे हैं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में पहला, इनकी मुख्य 3 जो है बातें हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, पहला जो है इन्होंने कहा कि जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, परमाणु का समस्त धनावेश होता है एक छोटे भाग में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु का जो इनका पहला मॉडल है वही है। क्या पहला मॉडल क्या होगा, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है ना, या समस्त धनावेश, समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश एक बहुत ही छोटे भाग में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जो है नाभिक कहेंगे। ठीक, बहुत छोटे भाग में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक है, इस नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर कोटि का, जबकि इस परमाणु का जो आकार होगा वो कितना होगा, परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻15 मीटर कोटि का होता है। ठीक है, तो नाभिक का आकार हो गया 10⁻15 मीटर कोटि का, और जो परमाणु का आकार होगा 10⁻10 मीटर कोटि का है। ठीक है, तीसरा मॉडल, तीसरा अपना नियम क्या देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। मतलब नाभिक के चारों ओर बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति। ठीक है, तो चलिए लिखिए, हेडिंग बनाइए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसमें लिखिए, देखो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से हो गया, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। हो गया, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। हो गया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। देखो, इसके अनुसार, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, इसके अनुसार, हो गया, इसके अनुसार, पहला नंबर लिखिए, इसके अनुसार डैश करिए, और पहला नंबर क्या बताया इन्होंने कि जो परमाणु का समस्त धनावेश, ठीक है, तथा समस्त द्रव्यमान जो होगा वह कहां होगा, एक बहुत ही छोटे भाग में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। तो पहला नंबर लिखिए, देखो, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, हो गया, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, क्वेश्चन में लिख लो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर, क्वेश्चन में लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर। हो गया, कोष्टक बंद करिए। क्या बोल रहे थे, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश, समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर, समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर, हो गया, परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के, 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के, हो गया, 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है,
10 की घात -15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हो गया, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। हो गया। तो पहला नंबर क्या था, जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है, ठीक है, समस्त द्रव्यमान और परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश, ठीक है, समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश एक बहुत ही छोटे भाग में, परमाणु के बहुत ही छोटे भाग में स्थित होता है, उसी भाग को हम क्या कह रहे हैं, नाभिक। उसी भाग को क्या कहते हैं, नाभिक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -15 मीटर कोटि की है, ये नाभिक है, ठीक है, ये क्या है, नाभिक। तो जो नाभिक की त्रिज्या वह 10 की घात -15 मीटर कोटि की है, ठीक है। अब नाभिक के चारों ओर एक खोखला गोला है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं परमाणु। परमाणु जो होता है वह कितने मीटर कोटि का है, 10 की घात -15 मीटर कोटि का है, ठीक है, 10 की घात -15 मीटर कोटि का है, जबकि नाभिक कितने कोटि का है, 10 की घात परमाणु जो होता है 10 की घात -10 मीटर कोटि का है, जबकि नाभिक जो है कितने मीटर कोटि का है, 10 की घात -15 मीटर। तो छोटा कौन है, नाभिक। कौन बड़ा है, परमाणु। क्यों, क्योंकि ऋणावेश में जो संख्या छोटी है वह बड़ी है, ठीक है, इसलिए जो परमाणु का आकार है वह नाभिक के आकार से बहुत बड़ा है, ठीक है, अंतर देख रहे हैं, घात में 5 का है ना। तो जो परमाणु होता है उसका जो है आकार बड़ा है, उसका त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -10 मीटर कोटि, जबकि नाभिक की त्रिज्या वो कितनी है, 10 की घात -15 मीटर कोटि। तो पहला उन्होंने क्या कहा था, परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान जो होता है एक बहुत ही सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -15 मीटर कोटि की है। जबकि नाभिक के चारों ओर एक खोखला गोला पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात -10 मीटर। तो दूसरा नंबर लिखिए, देखो नाभिक के चारों ओर, नंबर 2 लिखिए, मॉडल में इनका दूसरा नंबर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल और उनकी कमियां बहुत पूछी गई हैं। दूसरा नंबर लिखिए, और आसान भी है। दूसरा नंबर लिखो, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले, नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में, 10 की घात -10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। हो गया, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का ये जो खोखला गोला पाया जाता है इसी में इलेक्ट्रॉन वितरित है, ठीक है। तो लिखिए, इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश, इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। हो गया, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। जो नाभिक में धनावेश है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं उनका आवेश जो है दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दूसरा नियम हो गया, या दूसरा मॉडल हो गया। पहला मॉडल क्या था, नाभिक का, ये परमाणु का समस्त धनावेश बहुत ही छोटे स्थान में होता है, समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान बहुत ही छोटे स्थान में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक, जिसकी त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की है। नाभिक के चारों ओर एक खोखला स्थान पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -10 मीटर कोटि की है। इसी में जो है, यही परमाणु जो है, इसी में नाभिक क्या कर रहे हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो समस्त धनावेश, इलेक्ट्रॉन का जो है समस्त आवेश नाभिक के समस्त धनावेश के बराबर होता है। 2 नियम हो गए। तीसरा लिखिए, तीसरा नियम लिखिए, देखो, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए इन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल, हो गया ना,
जिसके लिए इन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित, जिसके लिए इन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, हो गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। हो गया, आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर जो है वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हमको पता है किसी को भी वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी आवेश है, उसको अगर वृत्तीय पथ पर घूमना है तो आवश्यक क्या है, वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए जो आवश्यक शर्त है उसको चाहिए होगा अभिकेंद्र बल, ठीक है। कौन सा बल चाहिए, कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर तभी चक्कर लगा सकती है जब उसके पास अभिकेंद्र बल हो। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, F बराबर क्या होता है, mv²/r। तो कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर तभी चक्कर लगाएगी जब उसको क्या मिलता होगा, अभिकेंद्र बल, ठीक है। कौन सा बल चाहिए, अभिकेंद्र बल, जो mv²/r के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को इस वृत्तीय पथ पर चलने के लिए किसकी जरूरत है, अभिकेंद्र बल की, ठीक है। तो कोई भी बल अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन को जब अभिकेंद्र बल चाहिए तो इसको अभिकेंद्र बल मिल कहां से रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशी, नाभिक में क्या है, समस्त धनावेश है। तो दोनों में विपरीत आवेश है, या धनावेश है या ऋणावेश है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा गुण पाया जाएगा, आकर्षण का। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में जो है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो नाभिक है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, इसलिए इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, इनके मध्य जो है कार्य करेगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो किसके बराबर होता है, Fe बराबर हम क्या लिखते हैं, कूलॉम का नियम पढ़े हो ना, Fe या Fc लिख सकते हो, ठीक है। Fc बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम नाभिक का जो है आवेश मान ले Ze, नाभिक का आवेश कितना मान ले Ze, और इलेक्ट्रॉन का आवेश मान ले E, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा Ze × E/r², ठीक है। यही जो है, यही बल जो होता है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या देने वाला है, आकर्षण बल। हमने क्या कहा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किसी भी आवेश को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 Ze²। जब गुणा करा दोगे तो Ze² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा Ze² r², ठीक है। तो यही जो हमारा जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है घूमने के लिए क्या प्रदान करने वाला है, अभिकेंद्र बल। यानी ये जो अभिकेंद्र बल mv²/r है वह किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 Ze²/r² के बराबर हो जाएगा। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो है अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बन जाएगा mv²/r बराबर 1/4πε0 Ze²/r², जहां v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, r क्या है, r जो है इससे दूरी है। तो चाहो तो नीचे लिख लो, ठीक है। तो क्या लिखे हो, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात जो इसका फार्मूला आएगा, फार्मूला क्या आ रहा है, हमने अभी फार्मूला बताया, जो स्थिर ये अभिकेंद्र बल है mv²/r किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 Ze²/r², ठीक है। किसके बराबर होगा, Ze²/r²। m बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग, है ना, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। z क्या हो जाएगा, Ze जो होगा, ठीक है, Ze हो जाएगा जो है हमारा
नाभिक का आवेश, नाभिक का क्या हो जाएगा आवेश, और जो ई है वह क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और क्या बच रहा है आर क्या है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, है ना, आर क्या है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दूरी। इस प्रकार हम जो है रदरफोर्ड के तीनों नियमों को पढ़ लिए। पहला नियम क्या था, परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान जो होता है बहुत ही सूक्ष्म भाग में स्थित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, यह पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, नाभिक के चारों ओर जो होता है खोखला स्थान, वृत्तीय खोखला स्थान पाया जाता है जिसे हम परमाणु कहते हैं, उसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इसी जो है खोखले भाग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का समस्त आवेश जो होता है नाभिक के समस्त धनावेश के बराबर होता है, ठीक है, यह दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहे हैं, और वृत्तीय पथ में चक्कर लगाने के लिए इनको अभिकेंद्र बल की जरूरत होगी। ये जो अभिकेंद्र बल है इनको नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा, जिसका व्यंजक यह हो जाएगा, ठीक है। तो यह व्यंजक लिख लेना इस तीसरे नियम में, और चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या क्या पद है इसमें ये बता दिए हैं, ठीक है। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, z ई नाभिक का आवेश, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, r नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे हम इस मॉडल की कमियां करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल में जब यह मॉडल प्रस्तुत किए इन्होंने बहुत से नियमों की जो है सफल व्याख्या की, लेकिन कुछ नियमों की व्याख्या करने में ये क्या रहे, इनके नियम में कुछ त्रुटियां रह गई। उसी त्रुटियों को हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका मॉडल और इनकी कमियां पूछी जाती हैं। तो इसको हम नियम पढ़ लिए, अब इनके मॉडल की कमियां लिखेंगे। हेडिंग बनाइए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। हेडिंग क्या है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, है ना, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। देख लेते हैं कमियां क्या है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक नाभिक है जिसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं, जिसके चारों ओर कैसी कक्षाएं हैं वृत्तीय कक्षाएं हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या है आवेश है, आवेश क्या कर रहा है लगातार चक्कर लगा रहा है, लगातार क्या क्या कर रहा है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो इसकी दिशा लगातार बदल रही है, कभी इधर दिशा है कभी ऐसे दिशा है। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो इसकी दिशा लगातार क्या हो रही है बदल रही है, यानी आवेश त्वरित हो रहा है। और जब कोई भी आवेश त्वरित होगा तो वह क्या करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है लगातार चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का क्या कर रहा है ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। ऊर्जा जो है लगातार क्या कर रहा है ऊर्जा लगातार उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। तो अब मान लो यह हमारा नाभिक था, इसके चारों ओर यह जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा था और लगातार अपनी ऊर्जा निकाल रहा है, लगातार अपनी ऊर्जा क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो जिस पथ पर वह चक्कर लगा रहा था जब लगातार अपनी ऊर्जा खोता रहेगा तो एक समय होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा खो रहा है वह एक समय जो है अपनी त्रिज्या छोटी करते करते एक समय क्या होगा इसी नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है लगातार निश्चित वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है वृत्तीय पथ पर तो उसकी दिशा लगातार बदल रही है, यानी आवेश जो है त्वरित हो रहा है, लगातार उसकी दिशा क्या हो रही है बदल रही है। जब कोई आवेश त्वरित होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा खो रहा होगा तो उसकी जो है त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो होगी इस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगातार छोटी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या हो जाना चाहिए गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रदरफोर्ड यह व्याख्या करने में असफल रहे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है क्यों नहीं गिर रहा। जब इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा खो रहा है तो एक समय उसको जो है नाभिक में गिरना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर नहीं रहा, ना ही उसकी त्रिज्या छोटी हो रही। तो उसके उस चीज की व्याख्या करने में जो है रदरफोर्ड क्या रहे असफल रहे। रदरफोर्ड क्या कहिए रदरफोर्ड इस नियम की व्याख्या नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में नहीं गिर रहा। और दूसरा रदरफोर्ड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होता है वह सतत प्राप्त होता है। सतत क्या है मतलब वह जो है कई, ठीक है, लगातार जो है कई रूपों में ऊर्जा कई आवृत्तियों में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है।
जैसे गामा का भी मिल रहा होगा, एक्स किरण का भी, यूवी का भी मिल रहा होगा, ठीक है, विजुअल का, तो लगातार सबका मिल रहा है, इस कारण स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा जब इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी वह कैसी होनी चाहिए, सतत। लेकिन यह स्पेक्ट्रमी रेखाएं सतत नहीं होती बल्कि रेखीय होती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कैसी हो रही हैं, रेखीय, यानी सारे रंगों की निश्चित आवृत्तियों की तरंगें नहीं मिल रही हैं, बढ़ते हुए या घटते हुए। ठीक है, कुछ ही रंगों की मिल रही है, कितने की, कुछ ही स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण स्पेक्ट्रम जो है रेखीय प्राप्त होता है। लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार स्पेक्ट्रम कैसा मिलना था, स्पेक्ट्रम सतत मिलना था, लेकिन स्पेक्ट्रम मिल कैसा रहा है, रेखीय। रदरफोर्ड इस चीज की व्याख्या करने में असफल रहे कि स्पेक्ट्रम सतत क्यों नहीं हो रहा, रेखीय क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की ये दो प्रमुख कमियां हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन जब लगातार ऊर्जा खो रहा है तो वह नाभिक में क्यों नहीं गिर रहा, और दूसरा, स्पेक्ट्रम सतत क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, रेखीय क्यों प्राप्त होता है। ठीक है, इन्हीं दो कमियों की हम क्या करेंगे, विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तो लिखिए रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, हेडिंग बनाएंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, और इसमें लिखिए, लिखो यद्यपि रदरफोर्ड मॉडल कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में, यद्यपि रदरफोर्ड मॉडल कई प्रायोगिक तत्वों की व्याख्या करने में सफल रहा, कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा, हो गया, परंतु इस मॉडल में कुछ कमियां थी, परंतु इस मॉडल में कुछ कमियां थी जो, परंतु इस मॉडल में कुछ कमियां थी जो निम्न हैं, हो गया, इस मॉडल में कुछ कमियां थी जो निम्न हैं। पहला नंबर हेडिंग बना के लिख लीजिए, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। कमी में पहला नंबर हेडिंग बनाएंगे, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। ठीक है, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, लिखिए इसको, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, हो गया, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। इसमें लिखिए, लिखो, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में, हो गया, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, हो गया, अभिकेंद्र त्वरण होता है। लिखो, गति विज्ञान के अनुसार, गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेश, गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, हो गया, त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है, त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है, हो गया, लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर, अतः नाभिक के चारों ओर, हो गया, अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से भी, अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, हो गया, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से भी, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से भी
गया, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का लगातार उत्सर्जन होना चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का लगातार उत्सर्जन होना चाहिए। तो क्या, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होने से क्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होने से वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटनी चाहिए। लगातार ऊर्जा का ह्रास होने से वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, तो क्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटती जानी चाहिए। लगातार घटती जानी चाहिए। तो क्या, और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। हो गया, और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता। इस प्रकार परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता। हो गया, इस प्रकार परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता। तो जो बताए, इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, उसको नाभिक में गिरना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा, इसकी व्याख्या करने में रदरफोर्ड असफल है। ठीक है, और दूसरी कमी लिख लीजिए। दूसरी कमी लिखिए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। दूसरी कमी में लिखेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम की, है ना, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। हो गया, देखिए, इस मॉडल के अनुसार वही बताया, जो स्पेक्ट्रम है सतत प्राप्त होना चाहिए। रदरफोर्ड ने कहा स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, सतत, लेकिन स्पेक्ट्रम मिल कैसा रहा है, रेखीय। ठीक है, उसकी व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। तो लिखिए, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के, हो गया, इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। अतः उन्हें सभी संभव तरंगदैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें, अतः उन्हें सभी संभव तरंगदैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें, हो गया, सभी संभव तरंगदैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए। हो गया, अर्थात इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम, अर्थात इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम, हो गया, अर्थात इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। हो गया, इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु प्रयोगों द्वारा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम,
परंतु प्रयोगों द्वारा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम सतत न होकर, परंतु प्रयोगों द्वारा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम सतत न होकर रेखीय होते हैं, सतत न होकर रेखीय होते हैं, अर्थात सतत न होकर रेखीय होते हैं, अर्थात उनमें कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंगे प्राप्त होती हैं। क्या? उनमें कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंगे प्राप्त होती हैं, निश्चित आवृत्तियों की तरंगे प्राप्त होती हैं। हो गया? इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में, हो गया? इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। हो गया? रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। हो गया? रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो ये इनकी दो कमियां हो गई। परमाणु का अस्तित्व के संबंध में, इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों गिर रहा है, नाभिक में क्यों नहीं गिर रहा अगर अपनी ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन कर रहा है तो, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो सभी रंग की तरंगदैर्घ्य हमको मिलनी चाहिए थी, यानी स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रम मिल कैसा रहा है, कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंगे ही मिल रही है। रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो सभी रंगों की, सभी तरंगदैर्घ्यों की ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, यानी तरंगदैर्घ्य कैसी प्राप्त होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होना चाहिए, सतत। लेकिन स्पेक्ट्रम मिल कैसा रहा है, स्पेक्ट्रम मिल रहा है रेखीय, यानी कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य की आवृत्तियों का ही जो है, कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य की जो है रेखाएं ही निकाल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी व्याख्या करने में भी इलेक्ट्रॉन क्या रहा, ये इसकी व्याख्या करने में भी ये रदरफोर्ड का मॉडल क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या रहा, असफल। इस पर जो है इसमें सुधार किसने किया, बोर। ठीक है, बोर या बोहर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हमको किसका मॉडल पढ़ना है, बोर का मॉडल। ठीक है, बोर का मॉडल है या बोहर का। ठीक है, वो जो है तीन अभिक्रियाएं देते हैं जिनको हम कल देख लेंगे।